नमस्कार, राजस्थान लाइव में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। राजस्थान बीजेपी में चल रहे सियासी घमासान के बीच में राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जयपुर दौरे के दौरान प्रदेश के नेताओं को एकजुटता का संदेश देते हुए दिखाई दिए। साथ ही आगामी चुनाव में कांग्रेस का सफाया और बीजेपी का कमल खिलाने के लिए एकजुट होने की अपील भी उनकी ओर से की गई। वहीं नड्डा ने इशारों ही इशारों में गुटबाजी में जुटे प्रदेश नेताओं को कई नसीहत भी दे डाली। इसी पर देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा प्रदेश कार्य समिति की बैठक के सिलसिले में जयपुर पहुंचे। जयपुर एयरपोर्ट से लेकर बिड़ला ऑडिटोरियम सभागार तक कार्यकर्ताओं द्वारा गर्मजोशी से उनका स्वागत किया गया। स्वागत के बाद में बिड़ला सभागार में हुई प्रदेश कार्य समिति की पहली बैठक के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए जेपी नड्डा ने प्रदेश नेताओं को कई टास्क दिए, लेकिन इस दौरान ये भी साफ कर दिया कि बीजेपी कैडर बेस्ट पार्टी है, इसमें संगठन को मजबूत करना हमारी जिम्मेदारी है। जेपी नड्डा ने कहा है कि आज नेता सेल्फ एनालिसिस करना छोड़ चुके हैं, लेकिन इस तरह के काम करने से हमारी प्रोडक्टिविटी खत्म हो जाती है। नड्डा ने यह भी कहा कि लीडर कोई भी किसी के कहने से नहीं बनता, बल्कि अपने एक्शन से बनते हैं। उन्होंने पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को अपनी उपयोगिता, स्वीकार्यता और परिपक्वता बढ़ाने के भी संदेश दिए। मतलब साफ तौर पर यह इशारा कर दिया कि लीडर वही है जो सबको स्वीकार हो और सबको साथ में लेकर चले। अनजाने में हम ये समझ बैठते हैं कि हमें सब कुछ पता है, और यह कार्यकर्ता और नेता के स्थूल होने का, खड़े हो जाने का यह पहला लक्षण होता है। मैं चर्चा नहीं करना चाहता, लेकिन हमने सेल्फ एनालिसिस ये लगभग छोड़ सा दिया है। और कई बार मैं किसी से बोलता हूं, बताओ तुमने पिछले एक महीने में क्या काम। नड्डा जी हमको आप काम बताएंगे, मैं तो 1970 से कर रहा हूं, इसे जानता ही हूं सब कुछ। सच्चाई ये होती है कि हमारी प्रोडक्टिविटी घट जाती है, और हम टारगेट नहीं रखते, और टारगेट के साथ साथ समय के साथ टारगेट को नहीं जोड़ते। मेरा सभी यहां के बैठे हुए लोगों से निवेदन है, अपनी सेल्फ एनालिसिस शुरू करो। आप तय कीजिए कि हमारी कमिटमेंट के साथ साथ हमारी उपयोगिता, रेलेवेंस कितनी है। एंड पॉलिटिक्स इज ए प्लेस वेयर यू हैव टू बी रेलेवेंट। उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए जेपी नड्डा ने संगठन की मजबूती पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि साल 2021 में सशक्त मंडल, मजबूत बूथ और सक्रिय पन्ना प्रमुख बनाने का काम पूर्ण करना होगा। नड्डा ने पार्टी की स्थापना दिवस यानी 6 अप्रैल से पहले प्रदेश के सभी मंडलों को सशक्त करने के निर्देश दिए। इसके तहत सभी मंडलों के गठन और उनके कार्य समिति बनाने की भी बात कही। वहीं पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जन्म जयंती यानी कि 25 सितंबर से पहले हर बूथ को मजबूत करने की बात कही गई। मतलब 25 सितंबर से पहले सभी बूथों का गठन और उनकी कार्यकारिणी का गठन करने के निर्देश मिले। 25 दिसंबर तक हर बूथ में पन्ना प्रमुख बनाने का काम पूरा करने के निर्देश भी उनकी ओर से दिए गए। 25 सितंबर दीनदयाल जी की जयंती, तब तक हमारा बूथ का गठन पूरा का पूरा हो जाना चाहिए। कोई भी बूथ ऐसा नहीं रहना चाहिए जहां हमारी बूथ कमेटी नहीं बनी, और कोई भी बूथ ऐसा नहीं होना चाहिए जहां महिलाएं ना हो, दलित भाई ना हो, ओबीसी ना हो, अति पिछड़ा ना हो, युवा ना हो। इन सब लोगों को साथ जोड़ करके हमको समिति बनानी है, और यह समिति को नीचे धरती पर उतारना ये हमारी जिम्मेवारी है। और इसके साथ साथ 25 दिसंबर अटल जी का जन्मदिन, तब तक हमको हर बूथ पर, मैं लंबा टाइम दे रहा हूं आपको ताकि आप ये ना कह सकें कि हमें समय नहीं मिला।
संबोधन के दौरान जेपी नड्डा ने पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं को ये भी कहा कि आजकल हमारे नेता प्रवास करते हैं, लेकिन दिन में और शाम को वापस आ जाते हैं। इस तरह का प्रभाव नहीं चलेगा, क्योंकि हमें प्रवासी कार्यकर्ता बनना है जो रात को भी वहां पर रुके और केवल फॉर्मल टॉक ही ना करें, बल्कि इनफॉर्मल टॉक भी यहां पर करें। आजकल हमारे नेता प्रवास भी दिन में करते हैं, शाम को वापस होते हैं। टच एंड गो, टच एंड गो, टच एंड गो, नो। प्रवासी कार्यकर्ता ऐसे होने चाहिए जो रात को रहे, पार्टी को समझे, अंदर की बात जाने, कार्यकर्ताओं में क्या चल रहा है उसको पहचाने और उनके साथ खड़े होकर के पार्टी को सजग कार्यकर्ता के रूप में सजग संगठन बनाए। इस बात की भी हमको कोशिश करनी होगी। लिहाजा प्रदेश भाजपा को एकजुट करने आए नड्डा जाते जाते सभी नेताओं को संदेश दे गए कि प्रदेश के नेताओं को एकजुट रहने और लक्ष्य की दिशा में मिलकर आगे बढ़ना होगा। बहरहाल भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का पिंक सिटी दौरा प्रदेश बीजेपी में पनप रही गुटबाजी को खत्म करने जैसा ही रहा, लेकिन इसका कितना असर होगा और आगामी दिनों में प्रदेश बीजेपी कितनी एकजुट नजर आएगी, ये तो भविष्य के गर्भ में है, जो कि देखना बेहद ही दिलचस्प होगा। कैमरा सहयोगी दिनेश पारिक के साथ लखवीर सिंह शेखावत, न्यूज इंडिया, जयपुर। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो आपको बता दें इसी खबर पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मेरे सहयोगी लखवीर सिंह शेखावत हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी लखवीर, जिस तरीके से लगातार कल जेपी नड्डा आए थे, उसके बाद में जिस तरीके से हर कोई उम्मीद कर रहा था कि वाकई ही जो पार्टी में अंतर्कलह है उसको एकजुट करने की यहाँ पर उनकी ओर से कोशिश की जाएगी, उनकी ओर से वो बात भी कही गई है, कोशिश भी करी गई है और साथ ही कहीं ना कहीं पूरी पार्टी को एकजुट दिखाने की कोशिश भी यहाँ पर रही। देखिए प्रति विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा कल पिंक सिटी जयपुर के दौरे पर रहे। पिछले कई दिनों से जो चर्चाएं थी कि प्रदेश बीजेपी में गुटबाजी है, प्रदेश बीजेपी अंतर्कलह का शिकार है, प्रदेश बीजेपी नेताओं के बीच में मतभेद और मनभेद काफी बढ़ गए हैं, उन्हीं को दूर करने की प्रयास था, उन्हीं को दूर करने की कोशिश थी कि जेपी नड्डा आए और तमाम जो नेता थे वो एकजुट दिखाई दिए, एक मंच पर दिखाई दिए और जेपी नड्डा ने सभी नेताओं को ये नसीहत भी दी है, सभी नेताओं को ये संदेश भी दे दिया है कि आगामी दिनों में प्रदेश बीजेपी के बैनर पर जो भी अब आंदोलन होंगे, जो भी कार्यक्रम होंगे, उसमें सभी नेताओं को एक मंच पर नजर आना होगा। जेपी नड्डा ने अपने संबोधन के दौरान कई बातों को इशारों में कहा, तो कई बातें सीधी तरीके से प्रहार की। उन्होंने किसी भी नेता को बख्शा नहीं और खासतौर पर कह दिया कि असल मायने में नेता वही है जो सभी नेताओं को, सभी कार्यकर्ताओं को साथ लेकर चले, सभी के बीच में सामंजस्य बैठा कर रखे और प्रदेश में पार्टी को मजबूत करने का काम करे। असली मायने में लीडर वही है जो वाकई में रेलिवेंट तरीके से काम करे। जो प्रवास अगर कोई नेता करता है तो उस प्रवास का मतलब यह होता है कि वाकई में धरातल पर जाए, जमीनी हकीकत को जाने, भारतीय जनता पार्टी को जमीनी स्तर पर मजबूत करे। ये आगामी दिनों में मैसेज भी दिया है। वहीं संगठन के मुखिया भारतीय जनता पार्टी के लिहाज से जेपी नड्डा हैं। संगठन के मुखिया अगर जयपुर आए थे तो स्वाभाविक सी बात है संगठन को मजबूत करने के लिए मंत्र देकर गए थे। खासतौर पर चिन्हित कर दिया है कि पन्ना प्रमुखों को एक्टिव करना होगा, पन्ना प्रमुखों को बढ़ाना होगा, मंडल स्तर पर, बूथ स्तर पर भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करना होगा और आगामी दिनों में जो सबसे बड़ा टास्क भारतीय जनता पार्टी के सामने है, जो सेमीफाइनल राउंड उपचुनाव के तौर पर भारतीय जनता पार्टी के सामने है, उसमें चारों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी फतेह करे, बीजेपी का कमल खिले, ये सबसे बड़ा टास्क है और उसको कितनी मजबूती से प्रदेश बीजेपी इकाई निभा पाएगी ये आगामी दिनों में देखना होगा। जिस प्रकार से प्रदेश बीजेपी पिछले लंबे अरसे से बिखरी हुई नजर आ रही है, अलग अलग नजर आ रही है, खेमेबाजी में नजर आ रही है, घेरेबंदी में नजर आ रही है, वो प्रदेश बीजेपी अब जेपी नड्डा के दौरे के बाद कितनी मजबूत और एकजुट नजर आएगी ये वाकई में देखना बेहद ही दिलचस्प होगा। क्योंकि जेपी नड्डा के दौरे के दौरान जिस प्रकार से तमाम नेता एकजुट नजर आए, जो चर्चाएं थी कि पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया अलग अलग काम कर रहे हैं, दोनों के समर्थकों के बीच में इतना बड़ा गैप आ गया है जिसको भरा जाना मुश्किल है। लेकिन कल इस दौरे के दौरान जिस प्रकार से तस्वीरें देखने को मिली वो वाकई में ये बयां कर रही थी कि अब इन दूरियों को दूर कर लिया गया है और सभी बीजेपी के नेता, सभी बीजेपी के कार्यकर्ता एक मंच पर नजर आएंगे। सभी का गोल एक ही होगा कि बीजेपी मजबूत हो, कमल खिले और उसी के लिहाज से ये दौरा काफी अहम है। लेकिन
भविष्य के गर्व में है कि जेपी नड्डा के जाने के बाद कितनी एकजुट प्रदेश बीजेपी का दिख पाएगी। चलिए, लखवीर, जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपको बता दें, मेरे सहयोगी लखवीर हमारे साथ जुड़े हुए थे। जैसा कि उन्होंने बताया, वाकई ही कल जेपी नड्डा के दौरे के बाद से तमाम पार्टी जो है वो एकजुट होती हुई नजर आ रही है। लेकिन ये देखने वाली बात होगी, जेपी नड्डा की ओर से जो नसीहत दी गई है, उनकी ओर से जो बातें कही गई है, वो वाकई ही लोग कितना इस बात को एक्सेप्ट करते हैं। ये एकजुटता आने वाले दिनों में भी दिखाई देगी या नहीं। झुंझुनू में चिड़ावा चेयरमैन सुमित्रा सैनी ने अपना ही फैसला 18 दिन के अंदर बदल दिया है। दरअसल 11 फरवरी को चेयरमैन ने आनन फानन में रात्रिकालीन सफाई कार्य शुरू करवा दिया, लेकिन उसका टाइम इस तरीके का तय किया गया है कि बाजार में यही सफाई कार्य सुविधा की बजाय अब दुविधा बन गया। अब 18 दिन बाद जब सुमित्रा सैनी बाजार के दौरे पर गई तो व्यापारियों ने इसकी शिकायत की और कहा कि जब दुकानें खुली होती है तो बाजार में आवागमन रहता है और उस वक्त कर्मचारी सफाई की खानापूर्ति कर चले जाते हैं, जिसके चलते अब सुमित्रा सैनी ने इस कार्य को अब से रात 8 बजे शुरू करने के निर्देश दिए। चित्तौड़गढ़ में निम्बाहेड़ा कृषि उपज मंडी में फसल बेचने आए एक किसान के साथ हुई 5 लाख की लूट का पुलिस ने खुलासा कर लिया और 2 आरोपियों को यहां गिरफ्तार किया गया। गौरतलब है कि करीब 3 महीने पहले 11 नवंबर 2020 को निम्बाहेड़ा कृषि उपज मंडी में निकुंभ निवासी प्रताप अपनी फसल बेचने के लिए आया था। उसी दौरान किसान को फसल बेचने के बाद में मिले पैसे 2 बाइक सवार बदमाश लेकर फरार हो गए, जिसके बाद से ही पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही थी। जयपुर स्थित शहीद स्मारक पर प्रदेश के 2 संभागों के पटवारी ग्रेड पे बढ़ाने की मांग को लेकर धरने पर बैठे हुए हैं। पटवारियों का आरोप है कि आंदोलन करने के बावजूद भी सरकार उनकी मांगों पर विचार नहीं कर रही। धरने पर बैठे पटवारियों का कहना है कि सरकार की योजनाओं को ग्राउंड स्तर पर उतारने का काम पटवारी करते हैं, साथ ही सरकार को होने वाले राजस्व को सरकार तक पहुंचाने का काम भी पटवारियों के जरिए ही होता है। इसके बावजूद भी पटवारियों का ग्रेड पे उनके काम के समान नहीं है, जिसके चलते प्रदेश के तमाम पटवारियों ने 1 मार्च से 4 मार्च तक कलम डाउन हड़ताल कर रखी है। पटवार संघ विगत 1.5 वर्ष से बहुत शांतिप्रिय तरीके से हमारी बात सरकार तक पहुंचा रहा है, लेकिन सरकार इतनी अनसुनी कर रही है, इतनी अनदेखी कर रही है। इसके बावजूद हमने विभिन्न तरीकों से शांतिप्रिय तरीके से, चाहे वो फल बांटकर, मास्क लगाकर, मास्क बांटकर, गांधीगिरी तरीके से सरकार सद्बुद्धि यज्ञ कराए और विभिन्न तरीके से हमने सरकार तक हमारी बात पहुंचाई, लेकिन सरकार नहीं मान रही है। तो 15 जनवरी से हमने अतिरिक्त पटवार मंडल का बहिष्कार किया है। उसके बावजूद भी सरकार ने नहीं सुना है, तो हमने रेवेन्यू बोर्ड से पैदल मार्च किया है। जयपुर विधानसभा का घेराव, जब हमारे यहाँ घेराव हुआ था तो सरकार ने हमें कहा है कि आप शांतिप्रिय तरीके से करें, हम सुनेंगे, लेकिन सरकार आज अब भी 15 तारीख से लगातार यहाँ पे संभाग वाइज धरना दिया जा रहा है, उसको भी दरकिनार करते हुए हमारी बातों को नहीं सुन रही है। सिर्फ एक प्रमुख मांग है और वो है ग्रेड पे 3600, और इस प्रमुख मांग ग्रेड पे 3600 के लिए हम आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए शहीद स्मारक स्थल पर बैठे हुए हैं। सरकार से ईंट बजाने के लिए राजस्थान का प्रत्येक महिला पुरुष पटवारी तैयार है। हमने हमारी ये आन बान और शान की लड़ाई है। ग्रेड पे 3600 के अलावा L10 के अलावा राजस्थान का प्रत्येक पटवारी, चाहे वो उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम किसी भी दिशा में रह रहा हो, इसके अलावा हम कोई समझौता नहीं करना चाहते सरकार से। खबर पर अधिक जानकारी के लिए मेरे सहयोगी मुबारिक खान हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी मुबारिक, जानना चाहेंगे, जिस तरीके से लगभग 2-3 दिन हो गए हैं लगातार यहां पर पटवारियों की ओर से प्रदर्शन किया जा रहा है, सरकार की ओर से उनकी बात नहीं सुनी जा रही, क्या कुछ अपडेट?
जी प्रीति, मैं बताना चाहूंगा कि ये जो पटवारी हैं 1 मार्च से लेकर 4 मार्च तक कलम डाउन अभियान इन्होंने एक हड़ताल के रूप में इसे चालू किया है, क्योंकि लंबे समय से इनकी जो मांग है वो 2400 ग्रेड पे को लेकर उनकी 3600 ग्रेड पे की जाए, ये इनकी मांग है। और इनका ये भी कहना है कि सरकार की जितनी भी जन कल्याणकारी योजनाएं होती हैं उनको जनता तक पहुंचाने का, ग्राउंड स्तर पर उतारने का जो काम पंचायत स्तर हो चाहे जिला स्तर हो चाहे जितने भी ग्राम पंचायत है उनके अंदर जितने भी जन कल्याणकारी योजनाएं होती है उनको सरकार की आम जनता तक जो पहुंचाने की जिम्मेदारी होती है वो पटवारियों के माध्यम से सरकार करती है। और जो सरकार को राजस्व मिलता है उसके अंदर भी इन पटवारियों की भागीदारी होती है, क्योंकि पंचायत स्तर पर यही एक अधिकारी होते हैं जो राजस्व के जितने भी मामले होते हैं उनकी देखरेख इनके निगरानी के अंदर की जाती है, जिससे गवर्नमेंट को राजस्व प्राप्त होता है। और उनकी ये मांगे लगातार ये पूरे प्रदेश भर के अंदर आंदोलन पिछले दिनों से कर रहे थे, वही अब शहीद स्मारक पर जब ये आके बैठे हैं तो इनकी मांग है कि जो लंबे समय से 2400 ग्रेड पे के ऊपर इनको वेतन मिलता था उसको 3600 ग्रेड पे किया जाए, इनके काम को देखते हुए। क्या लगता है आपको, जिस तरीके से लगातार 3 दिन हो गए हैं अभी तक सरकार की ओर से इनकी बातें नहीं सुनी जा रही, आपको क्या लगता है कि आने वाले दिनों में सरकार की ओर से इनकी बातें सुनी जाएगी? और अगर सरकार नहीं सुनती तो फिर क्या कुछ यहाँ के रुख इख्तियार? देखिए प्रीति, मैं बताना चाहूंगा, फिलहाल विधानसभा सत्र चल रहा है, 5 मार्च तक की विधानसभा सत्र चल रहा है। इसको लेकर इन्होंने एक पूरी रूपरेखा बनाई है कि ये हर 2 संभाग के लोग, 7 प्रदेश के अंदर 7 संभाग है, उनमें से 2 संभाग के प्रतिदिन जो पटवारी हैं वो यहाँ शहीद स्मारक पर बैठेंगे, जिससे कि काम भी नहीं रुके। लेकिन इन्होंने अभी कलम डाउन हड़ताल कर दी है, इसके चलते अब दिन प्रतिदिन इन पटवारियों की संख्या यहाँ शहीद स्मारक पर बढ़ रही है। और सरकार का जो विधानसभा अभी सत्र चल रहा है तो ये सरकार के जो प्रतिनिधि है फिलहाल इनसे अभी तक कोई भी मिलने नहीं आया है, नहीं किसी सरकार ने कोई मंडल ऐसा बनाया जो इनसे मिले, लेकिन ये अपनी मांगों को लेकर अभी तक अड़े हुए हैं। चलिए, मुबारक हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपको बता दें, मेरे सहयोगी मुबारक हमारे साथ जुड़े हुए थे। जिस तरीके से उन्होंने बताया, लगभग 3 दिन से पटवारी जो है वो धरना प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन अभी तक सरकार की ओर से उनकी बातें नहीं सुनी जा रही। पाली के सोजत में पुलिस घर में लाखों रुपए का दबा सोना निकालने का झांसा देकर रुपए हड़पने वाले गिरोह के साथ में ही दुष्कर्म के आरोपी बाबा को यहां पर गिरफ्तार किया गया। सोजत व्रत अधिकारी डॉक्टर हेमंत कुमार ने बताया है कि 14 फरवरी को सिरियारी थाने में एक महिला ने 3 लोगों के खिलाफ में मामला दर्ज करवाया था कि घर में दबा सोना निकालने का झांसा देकर उससे 2 सालों में आरोपियों ने 45 लाख रुपए हड़प लिए हैं। साथ ही खुद को रोशन बाबा कहने वाले आरोपी साजिद सिद्दीकी और राजू मेघवाल ने उसके साथ दुष्कर्म किया। मामले की गंभीरता को देखते हुए स्पेशल टीम बनाई गई थी, जिसके बाद में सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस थाना सिरियारी में एक महिला ने एक रिपोर्ट दी कि रोशन बाबा और राजू मेघवाल नाम के 2 लोगों ने उसके साथ तंत्र विद्या और सोना निकालने के नाम पर 45 लाख रुपए ठग लिए और उसके साथ में दुष्कर्म भी किया। मामले की गंभीरता को देखते हुए श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय को निवेदन किया गया। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय ने इस प्रकरण का अनुसंधान मुझे सौंपा। अनुसंधान के लिए सर्वप्रथम टीम बनाकर फरार शुदा आरोपी रोशन बाबा को राउंड अप किया गया। इस प्रकरण के अनुसंधान में ये तथ्य सामने आए हैं कि रोशन बाबा मूल रूप से एक मौलवी है जो कि बिहार का रहने वाला है। यहाँ कुछ मदरसों में मौलवी का काम भी किया है, लेकिन आजकल वो सिर्फ तंत्र विद्या के नाम पर गड़ा सोना निकालने का काम करता है। बीजेपी विधायक वासुदेव देवनानी के निलंबन के बाद में कांग्रेस और बीजेपी विधायकों में जुबानी जंग अब तेज हो गई है। दरअसल विधानसभा पहुंचे पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा मीडिया से रूबरू हुए, जहां पर उन्होंने राजधानी कहावत के जरिए विधायक देवनानी पर निशाना साधा। वहीं पर बीजेपी विधायक रामलाल शर्मा ने भी इस मामले पर अपनी प्रतिक्रिया दी। 2 मंत्री बहुत अधिक बड़बोले हैं, एक शिक्षा मंत्री और एक परिवहन मंत्री, और जिन्होंने जो सब कहे हैं वो आने वाले 4 उपचुनाव के अंदर पता लग जाएगा कि किस तरीके से ये सरकार बेईमानी के आधार के ऊपर सत्ता के अंदर आई थी। और बेईमान लोगों के मुक्के की चोट जनता अपने मत के माध्यम से करेगी तो निश्चित रूप से सरकार को पता चलेगा। लोकतांत्रिक तरीके से इस विधानसभा के अंदर विधायकों के अधिकार है, उन्होंने अधिकारों का उपयोग करते हुए विधायक अपने क्षेत्र की बात या राजस्थान के अंदर कोई घटना घटित हुई है उसकी बात अगर सदन के अंदर रखता है तो वो उसका अधिकार है, और उस अधिकारों का भी जो हनन होने लगे, वो अपनी बात रख नहीं पाए, उनको अनुमति नहीं दी जाए, तो मेरे ख्याल से ये लोकतंत्र की हत्या है। मारवाड़ी में कहावत है, काकड़ी के चोर के मुक्की की मार होती है, उसका तलवार से सर नहीं बांटा जाता।
तो एक दिन बाहर रह गए, अपनी पूरी पार्टी को लेके नड्डा जी की तैयारी कर ली, फिर भी नड्डा जी को संतुष्ट नहीं कर सके, न नड्डा जी इनको कुछ दे सके। रायता समेटने आए थे, रायता फैल गया, धक्का मुक्की देकर के एक दूसरे के नजदीक लाने की चेष्टा की गई, नाकाम रहे। देवनानी के व्यवहार को लेकर सदन में चल रहा गतिरोध खत्म हो गया है। उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ को सदन में माफी मांगनी पड़ी। राठौड़ ने सदन से विधायक वासुदेव देवनानी के व्यवहार के लिए माफी मांगी और कहा कि भविष्य में ऐसा नहीं होगा, इसके लिए पूरे प्रयास किए जाएंगे। गौरतलब है कि राजस्थान विधानसभा सदन में बीजेपी विधायक वासुदेव देवनानी के एक कथन और आसन की बात नहीं मानने को लेकर उन पर कार्रवाई हुई थी और उन्हें विधानसभा अध्यक्ष की नाराजगी के कारण 1 मार्च को सदन से बाहर निकाल दिया गया था। ऐसी उदारता थोड़ी इधर भी होनी चाहिए, ये नजरें इधर भी इनायत होनी चाहिए। गुस्सा छोड़ो, कहा तो मानो, इन बंदों को अपना मानो। गुस्सा छोड़ो, कहा तो मानो, इन बंदों को अपना मानो। इसलिए अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि सदन चले, हम चाहते हैं, और माननीय सदस्य ने जो बात कही और किसी प्रस्ताव के माध्यम से जब आप अनुमति देंगे तो इस बात को हम आगे बढ़ाएंगे। और मेरी मान्यता है संसदीय कार्य मंत्री आपका कर्तव्य सदन को चलाने में है, गतिरोध पैदा करने में नहीं। मैं भी इस कुर्सी पर बैठा हूं, कृपया अपने आचरण को ठीक करें। आबकारी विभाग ने बुधवार से शराब दुकानों का ई ऑक्शन शुरू कर दिया है, जिसमें प्रदेश भर के करीब 7,500 देशी और साथ ही अंग्रेजी शराब दुकानों के लिए 28,742 रजिस्ट्रेशन यहां पर किए गए हैं। लेकिन इनमें से पैसा केवल 7,581 आवेदकों ने यहां पर जमा करवाए हैं। आपको ये भी बता दें, आबकारी विभाग ने ई ऑक्शन के प्रति अब ठेकेदारों में कम रुझान को देखते हुए गारंटी राशि सहित अन्य मदों में भी यहां पर छूट दे दी है। इसके बावजूद कम आवेदन मिले हैं। हालांकि रजिस्ट्रेशन के साथ ही पैसा जमा करवाने की तारीख 9 मार्च तक रहेगी। वहीं पर नीलामी की प्रक्रिया 5 अलग अलग चरणों में 10 मार्च तक चलेगी, जिसमें पहले चरण में बुधवार को लगभग 1600 के आसपास दुकानों की बोली यहां पर लगाई जाएगी। उसके बाद में 4, 5, 9 और 10 मार्च को बाकी दुकानों की नीलामी होगी। जोधपुर की बात करते हैं, जहां पर इन दिनों चोरों का दुस्साहस बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। मंडोर क्षेत्र के गांधीनगर स्थित एक मकान में चोरों ने सेंध लगा दी, जहां पर चोरों ने 700 ग्राम सोने के आभूषण, 15 लाख नगद और बड़ी मात्रा में चांदी के गहने यहां पर चोरी कर लिए। आपको ये भी बता दें कि करीब 70 लाख रुपए की चोरी के वक्त में घर के सदस्य परिवार के बुजुर्ग पिता का ऑपरेशन होने के कारण सभी अस्पताल गए हुए थे। जानकारी मिलने पर मौके पर पुलिस पहुंची है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया और चोरों की तलाश शुरू कर दी। हॉस्पिटल गया था पिताजी को, उनका ऑपरेशन होया था सोमवार को, और वो घर से ससुराल गए थे। वो वापस आए तो देखा लॉक टूटा हुआ था। उन्होंने मेरे को फ़ोन किया और मैं फिर इधर आया। अच्छा, कितना माल है? सब 10 लाख रुपए कैश थे, 700 ग्राम करीब सोना था। अभी सुबह 11 बजे के आसपास सूचना मिली थी कि अपने गांधीनगर में विजय प्रकाश सोनी है, इनके घर में कोई चोरी हो गई है। ये लोग सोमवार को सुबह हॉस्पिटल गए थे घर पे लॉक करके। आज सुबह इनके वाइफ आए तो उन्होंने चेक किया तो घर में कुछ 10-1 लाख करीब कैश और कुछ ज्वेलरी बता रहे हैं, जिसका एस्टिमेट अभी लगा रहे हैं। वो कुछ चोरी हुआ है, मुकदमा दर्ज कर लिया, अनुसंधान जारी है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।